Students, welcome to all of you in this online platform of Mahana Pratap Institute Sagwada. In today's lecture, we are going to discuss about the average value of the alternating current. आज के इस लेक्चर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा की एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू को डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, हम एवरेज वैल्यू को बोलेंगे, औसत मान को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, जो ऑल्टरनेटिंग जो करंट होती है, उसमें टाइम के अकॉर्डिंग उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज होता जाता है। मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग उसके परिमाण में चेंजेस आते जाते हैं, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी चलती है और नेगेटिव हाफ साइकिल में चलती है, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव। मीन्स एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता जाता है ना। यहाँ पे देखो जीरो मैग्नीट्यूड है, फिर धीरे धीरे मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रहा, मीन्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है करंट का, और एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा T/4 जहाँ पर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। और उसी प्रकार मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है नेगेटिव हाफ साइकिल में भी, और मैग्नीट्यूड यहाँ पर T/2 पर जीरो भी हो रहा है और वापस T पर वापस जीरो हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑल्टरनेटिंग करंट में टाइम के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड हमें Im दे रखा है मैक्सिमम, और नेगेटिव हाफ साइकिल में मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना, -Im। तो यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू अगर हम बात करें करंट की तो वो क्या होगी, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। वैसे अगर हम देखें एवरेज वैल्यू तो Im प्लस का और Im माइनस का कितनी आनी चाहिए, 0, और यही हमारे आंसर भी आने वाला है जिसको हम यहाँ इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट में टाइम के अकॉर्डिंग उसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो चेंज होता जाता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो कंप्लीट साइकिल की बात करें, पूरे साइकिल की बात करें, कंप्लीट साइकिल की, तो एवरेज वैल्यू का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, लेट अस कंसीडर, माना कि सपोज कर लो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस इक्वेशन की, इस डायग्राम की जो साइन वेव हमने शो कर रखी है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसका जो तात्क्षणिक मान है, उसको हम सपोज कर लेते हैं I Im sin ओमेगा t। यहाँ पर हम फेज डिफरेंस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने इस वेव का जो साइन वेव है, ज्यावक्रीय जो तरंग है, उसका हमने तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने I Im sin ओमेगा t कंसिडर कर ली। अब ये जो इक्वेशन है I Im sin ओमेगा t, उसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रिगार्डिंग हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं कि एवरेज वैल्यू क्या होने वाली है। तो सपोज कर लो कि हमने जैसे कि यहाँ पर देखा कि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, हर क्षण में, हर समय में क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, यहाँ आगे जाकर फिर बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ मैक्सिमम हो गया, फिर धीरे धीरे और कम रहा है। मीन्स हर समय में, हर सेकेंड पर भी क्या हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब सपोज कर लो, हम सपोज कर लेते हैं कि एक टाइम है dt, बहुत ही कम टाइम हमारा dt है, जिस पर्टिकुलर dt टाइम पर जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, कांस्टेंट है, जो कि I है। बहुत ही कम टाइम के लिए, dt टाइम के लिए करंट कांस्टेंट रह रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि करंट इंस्टेंट ऑफ टाइम में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और हम इसीलिए यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए करंट कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में जब बहुत कम टाइम के लिए करंट कांस्टेंट है तो हमारा चार्जेस कितना होगा, वो भी बहुत स्मॉल होगा, dq। तो हमने पढ़ा है कि I = Q/T होता है, तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dq = I dt लिख सकते हैं। q = I t हो जाएगा, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dq = I dt। ओके, अब यहाँ पर जो I की वैल्यू हमने कंसिडर की है वो इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर जो I है उसकी जगह हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dq = Im sin ओमेगा t dt। तो ये हो गया हमारा dq = Im sin ओमेगा t dt। अब यहाँ पर ये स्मॉल टाइम के लिए चार्जेस हैं। अगर हम टोटल फाइंड करें, ये क्लास 11 में हमने पढ़ा है, जब हम टोटल फाइंड करते हैं q, dq से q फाइंड करते हैं तो यहाँ पे लगता है इंटीग्रेशन।
क्लास 11th में हमने ये चीज़ पढ़ रखी है जब हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के स्मॉल फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस किया था तब। अब यहाँ पर डी क्यू से क्यू में हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लग जाएगा। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं, एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं ओवर वन साइकिल, है ना। एवरेज वैल्यू पूरे एक साइकिल के लिए निकाल रहे हैं और हमारा जो एक साइकिल है उसका टाइम पीरियड क्या है, 0 से t, है ना। हमारा टाइम पीरियड क्या है, 0 से t। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव और नेगेटिव इस टोटल साइकिल का हम क्या कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, औसत मान निकाल रहे हैं। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 0 से t। तो यहाँ पर हमारी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से t। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आई एम को कॉमन ले रहे हैं। सो इंटीग्रेशन 0 to t साइन ओमेगा टी डी टी। ओके, अब हम यहां पर क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी जो टर्म है हमारी उसका हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर ये टर्म वापस लिख लेते हैं, आई एम इंटीग्रेशन 0 to t साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहां पर साइन ओमेगा टी हमने क्लास 11 में पढ़ा है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, और वो भी प्लस में, है ना। क्लास 11th में आप फॉर्मूलेज वापस इसको रिपीट कर सकते हो। साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखो टी के साथ हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो टी के साथ क्या लगा है, कांस्टेंट ओमेगा। तो ओमेगा कहाँ आता है, डिवाइड में। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई में आता है और जब इंटीग्रेशन करते हैं तब डिवाइड में जाता है। आप मैथ्स में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट हमारी हो गई 0 से t। ओके, अब यहाँ पर जो ओमेगा है उसको भी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा आई एम अपॉन ओमेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा टी 0 to t। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लिमिट्स है उनको पुट कर देंगे। तो लिमिट्स हमारी क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। सो कॉस ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा और टी की जगह क्या आ जाएगा, 0। सो ये हो जाएगा कॉस 0, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई एम डिवाइडेड बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, है ना। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, सो Q इक्वस टू आई एम। देखो ओमेगा इक्वस टू क्या होता है, हमने ओमेगा इक्वस टू पढ़ा है 2 पाई एफ, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वस टू 2 पाई मल्टीप्लाई लीनियर फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, है ना। एफ इक्वस टू 1 अपॉन टी होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, है ना। आवृत्ति और आवर्तकाल क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, एफ क्या है, आवृत्ति, और एफ इक्वस टू होता है 1 अपॉन टी। सो ओमेगा इक्वस टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह लिख दिया मैंने 2 पाई, और टी हमारा जो है वो न्यूमरेटर में चला गया, अंश में चला गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कॉस ओमेगा, सॉरी यहाँ पर ओमेगा की जगह भी हम क्या कर देते हैं 2 पाई अपॉन टी, है ना। और ये जो स्मॉल टी लिखा है, सॉरी ये स्मॉल टी नहीं है, ये कैपिटल टी है ना। ये कैपिटल टी लिखा था ना, ये कैपिटल टी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, तो यहाँ से टी कैंसिल हो गया। ओके, सो नेक्स्ट हमारी होगी Q इक्वस टू आई एम, ओके, आई एम टी अपॉन 2 पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर भी -1 है। सो 1 से 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा आई एम टी अपॉन 2 पाई, और ये वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे, 0 आ गई, है ना। सो Q की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। यहाँ पर जो T है वो हम यहाँ पे डिवाइड में ले रहे हैं। यहाँ पे जो T है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो Q अपॉन T हो गया, है ना। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, T को लेफ्ट हैंड साइड में दे, तो Q अपॉन T हो गया। Q अपॉन T क्या हो जाएगा, हमारा I हो जाएगा। ये हमने एक मिस्टेक की यहाँ पे। देखो यहाँ पर हमारा Q इक्वस टू आई एम टी अपॉन 2 पाई था, और कॉस 2 पाई अपॉन टी, से टी कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो ये T है उस T को हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, सो Q अपॉन T हो जाएगा। और Q अपॉन T क्या होता है, देखो I इक्वस टू Q अपॉन T होता है। सो Q अपॉन T की जगह हम क्या लिख देंगे, I। तो यहाँ पर Q अपॉन T की जगह क्या हो जाएगा, I, और I एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0।
तो हमने देखा कि टोटल एवरेज जो साइकिल है हमारा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों इंक्लूड थे, उस टोटल एक साइकिल के अंदर हमारा जो औसत मान जो आया है वो आया है कितना, 0। तो हम कह सकते हैं कि किसी एसी करंट के अंदर एक टोटल साइकिल में, ओवर एन टोटल साइकिल, एक पूरे चक्र के अंदर जो उसका औसत मान होता है, उसका जो एवरेज वैल्यू होती है, जो मीन वैल्यू होती है, वो होती है 0। मीन्स वी कैन राइट दैट आई एवरेज इक्वल टू 0, है ना। किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए एवरेज वैल्यू करंट की क्या होती है, 0 होती है। ओके, so this is all about our today's lecture. In our upcoming lecture, we will discuss about the average value in the positive and negative half cycle. Thank you.